गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। एमएड का ये जो पेपर है, प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन, पेपर 5th है फर्स्ट ईयर में। इसमें जैसा कि पेपर के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन, तो इन दो शब्दों को हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर एजुकेशन से मतलब क्या है? तो प्री सर्विस से मतलब है कि भारतीय परिस्थितियों के अंदर एक टीचर जब वास्तविक रूप से प्रोफेशनली टीचिंग फील्ड में सेवा का कार्य जब शुरू करता है, उससे पहले वो जो ट्रेनिंग प्राप्त करता है या प्रशिक्षण प्राप्त करता है या अपने स्किल डेवलप करता है, उसको हम प्री सर्विस फेज बोलते हैं। प्री सर्विस फेज में बहुत सारे टीचर्स की जो रिक्वायरमेंट देश में अलग अलग कैटेगरी में होती है। जैसे प्राइमरी स्तर पे पढ़ाने के लिए हमें एनटीटी टीचर्स की आवश्यकता होती है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। अगर हम ये तो प्री प्राइमरी सेगमेंट हो गया। प्राइमरी सेगमेंट में अगर हम टीचर ट्रेनिंग की बात करते हैं तो डीएलएड कोर्स होता है या डीएड कोर्स होता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर उसके बाद में हम अपर लेवल पे, जहां 8वीं से 12वीं तक टीचर्स की जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए बीएड का कोर्स होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, और उसके बाद में एमएड का कोर्स होता है, और एक 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जिसको हम आईटेप भी बोलते हैं। पहले इसको बीए बीएड बीएससी बेड, इस कोर्स को ऐसे बोला जाता था। अब आईटेप के नाम से, आईटेप का मतलब है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो इस तरह से ये टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम चलते हैं। लेकिन ये सारे सेवा से पूर्व है। एक व्यक्ति प्रोफेशनली जॉब में आता है, उससे पहले ये सारे कोर्सेज किए जाते हैं, तो वो टीचिंग का प्री सर्विस फेज हो गया। यानी सेवा से पहले एक टीचर को कितना कुछ सीखना होता है, वो प्री सर्विस फेज हो गया। एक होता है इन सर्विस फेज। इन सर्विस का मतलब अब वो ट्रेनिंग प्राप्त करके सेवा में आ गए, लेकिन अभी भी उनका सीखना नहीं रुका है। सेवा में आने के बाद भी उनका सीखना अनवरत जारी रहेगा, और वो अपने आप को किसी न किसी रूप में अपग्रेड करते रहेंगे। चाहे वो पेडागोजी का मामला हो, चाहे किसी वर्कशॉप के माध्यम से हो, चाहे किसी रिसर्च के माध्यम से हो, प्रोफेशनली अपने आप को वो अपग्रेड करते रहते हैं। ये कार्य जो होता है वो इन सर्विस, यानी सेवा में जब वो आ चुके हैं तो उनके लिए क्या जिम्मेदारियां हैं, किस तरह से वो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, वो काम होता है। तो ये दोनों फेजेस जो है टीचर के, वो इस पेपर में डिस्कस किए जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले इस टॉपिक से, अ रिव्यू ऑफ द अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप्ड और टीचर रोल्स एंड फंक्शंस। तो हमारा मेन जो टॉपिक है वो ये हो गया कि टीचर के रोल्स एंड फंक्शंस क्या है। एक टीचर के मेनली रोल्स और फंक्शंस क्या है। तो रोल और फंक्शन को हम बहुत ज्यादा अलग से कैटेगरी में नहीं रखेंगे। मोटे तौर पर रोल्स और फंक्शंस, रोल में ही फंक्शंस छुपे हुए होते हैं, तो हम मेनली रोल के ऊपर फोकस करेंगे कि एक टीचर के प्राइमरीली क्या रोल होते हैं। देखिए, अगर हम कैटेगराइज करें तो सबसे पहले हम देखते हैं टीचर के एकेडमिक रोल्स होते हैं। एकेडमिक का मतलब उसके शैक्षणिक कार्य एक तरह से हो गए। तो सबसे पहले रोल तो उसके एकेडमिक से होते हैं। एक बार कैटेगराइज कर लेते हैं, फिर उनके ऊपर विस्तार से हम लोग चर्चा कर लेंगे। अब दूसरे तरह के जो कार्य होते हैं वो हो गए नॉन एकेडमिक्स। नॉन एकेडमिक का मतलब हो गया गैर शैक्षणिक। तो गैर शैक्षणिक कार्यों की एक कैटेगरी अलग से हो गई। तीसरे तरह के अगर हम कार्य देखें तो वो कार्य हो गए एक तरह से प्रशासनिक, या इनको आप बोल दीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव। चौथे तरह के जो कार्य हैं वो आप बोल दीजिए प्रोफेशनल, या उनको आप व्यावसायिक, हिंदी में बोल दीजिए व्यावसायिक कैटेगरी के कार्य।
और पांचवें तरह के उनके जो कार्य है वो कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब है यहाँ समाज से संबंधित जो कार्य है वो कम्युनिटी के संबंधित रोल टीचर के हो जाते हैं। अब मोटे तौर पर हम इन 5 कैटेगरी में ही सारी चीजों को हम देख लेंगे कि टीचर के कामों को जब या रोल्स को हमने कैटेगराइज किया है तो सबसे पहले हमने लिखा कि उनके कुछ एकेडमिक रोल्स होते हैं। तो एकेडमिक रोल्स में अगर हम आगे जाएं तो सबसे पहले एकेडमिक रोल्स की हम चर्चा कर लेते हैं। शैक्षणिक कार्य, एकेडमिक रोल्स या शैक्षणिक कार्य। प्री सर्विस फेज में जब वो सेवा में शिक्षक जाता है उससे पहले उसको बहुत सारे शैक्षणिक कार्यों को सीखना होता है और सर्विस में जाने के बाद भी शैक्षणिक कार्यों को करना होता है। तो मोटे तौर पर हम लोग जब प्री सर्विस फेज में भी टीचर होता है तो हम उसको एक टर्म चलता है स्टूडेंट टीचर, हम उसको स्टूडेंट टीचर बोलते हैं। यानी सीखने के साथ साथ अभी भी एक टीचर है तो हम उसको स्टूडेंट टीचर बोलते हैं। तो शैक्षणिक कार्य प्री सर्विस फेज में और इन सर्विस फेज दोनों के अंदर शैक्षणिक कार्य होते हैं। तो शैक्षणिक कार्यों की एक लंबी लिस्ट है। शैक्षणिक कार्यों में कक्षाओं में जाना, शैक्षणिक कार्यों में कक्षाओं में बच्चे का फॉर्मल इनफॉर्मल उनका इवेल्युएशन करना, शैक्षणिक कार्यों में उसका करिकुलम बनाना और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की को करिकुलर एक्टिविटीज को डिजाइन करना। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करें कि एक होती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज है वो आप उनको गैर शैक्षणिक कार्यों की कैटेगरी में ले जा सकते हैं, लेकिन को करिकुलर जो होती है सिलेबस के साथ चलने वाली जो गतिविधियां होती है वो को करिकुलर गतिविधियां होती है। आप किसी एक टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं और ज्योग्राफी के टॉपिक में जरूरत थी कि आप किसी ज्योग्राफिकल फीचर को समझाने के लिए उनको कक्षा से बाहर किसी पार्क में, किसी झील के पास में, किसी तालाब के पास में ले गए, तो वो हुई को करिकुलर एक्टिविटी। यानी उनका जो पाठ्यक्रम है उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक गतिविधि जुड़ी हुई है, तो उसे हम को करिकुलर एक्टिविटीज की श्रेणी में लेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का मतलब पाठ्यक्रम में जिसका जिक्र नहीं है लेकिन उस एक्टिविटी के होने से बच्चे के व्यक्तित्व पर, उसके मनोविज्ञान पर, उसके कार्यशैली पर, सब पर फर्क पड़ेगा, तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हुई। तो शैक्षणिक कार्य जब हम कहते हैं तो शैक्षणिक कार्य में उसकी जो पेडागोजिकल अप्रोच है ना, उसको सीखना पड़ता है कि उसकी जो टीचर की जो पेडागोजिकल अप्रोच है वो कैसी रहेगी। और इसके साथ में इवेल्युएशन का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा चौड़ा है और उसमें भी आजकल सीसीई का जो पैटर्न है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, उसके जो लंबे चौड़े तौर तरीके हैं उसका। और शैक्षणिक कार्यों के अंदर अगर हम आए तो को करिकुलर एक्टिविटीज का मतलब है सह शैक्षणिक गतिविधियां। ये सह शैक्षणिक गतिविधियां हैं, वो भी इस शैक्षणिक का पार्ट है। इसके अलावा पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम का निर्माण। पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम का निर्माण। देखिए डिफरेंस है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम। पाठ्यचर्या जब हम बोलते हैं, करिकुलम जिसको बोलते हैं, और पाठ्यक्रम का मतलब सिलेबस। तो करिकुलम एक व्यापक अवधारणा है जिसके अंदर हम किसी एक स्तर पर क्या क्या पढ़ा जाना चाहिए, बहुत व्यापक रूपरेखा जब बनती है उसको हम पाठ्यचर्या बोलते हैं। लेकिन जब हम पाठ्यक्रम बोलते हैं तो फिर वो एक छोटे विषय तक सीमित होकर के रह जाती है। जैसे हम बोलते हैं भूगोल का पाठ्यक्रम, प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम,
जबकि अब जब पाठ्यचर्या बोलते हैं तो समस्त शिक्षा की पाठ्यचर्या, सेकेंडरी लेवल पर स्कूल स्तर पर पढ़ाने की जो पाठ्यचर्या है, तो पाठ्यचर्या यानी करिकुलम एक व्यापक टर्म है और पाठ्यक्रम अपेक्षाकृत एक विषय तक संकुचित एक छोटा सा टर्म है। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो शिक्षकों के एकेडमिक रोल्स की कैटेगरी में आते हैं। और एकेडमिक रोल्स में जब हम पेडागोजिकल अप्रोच की बात करते हैं तो पेडागोजिकल अप्रोच कैसी होनी चाहिए, पढ़ने पढ़ाने के तौर तरीके और इससे संबंधित जो संसाधन जुटाना, यानी जो इसकी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है टीएलएम, वो जुटाना, उस टीएलएम में टेक्निकल एलिमेंट कितना होगा, टेक्निकल एडवांसमेंट जो कक्षाओं में आजकल हो रहा है वो एलिमेंट आप कितना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बच्चों को सीखने सिखाने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से आप किस प्रकार की पेडागोजी अपना रहे हैं। कई बार होता है कि पढ़ाते समय आपको चीजों को सरल करके प्रस्तुत करना होता है, तो सरल करके प्रस्तुत करना बड़ा टेढ़ा काम होता है। उसके लिए एक टीचर को अपनी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, है ना, इंस्ट्रक्शनल जो डिजाइन होती है उसको बैठ करके अच्छे से तैयार करना पड़ता है कि वो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एक क्रम में हो, व्यवस्थित हो, अच्छी हो, उसके अंदर बहुत सारे टीएलएम के एलिमेंट इंटीग्रेट कर ताकि वो रोचक बन सके। तो पेडागोजिकल अप्रोच के काम, इवेल्युएशन के काम, जो लंबे चौड़े कई तरह का इवेल्युएशन होता है, करिकुलम एक्टिविटीज, करिकुलम को को करिकुलर एक्टिविटीज, शैक्षणिक गतिविधियां जिसको हम बोलते हैं, और पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम का निर्माण, ये मोटे तौर पर एकेडमिक रोल्स एक टीचर के होते हैं कि शैक्षणिक कार्यों की कैटेगरी में हम लोग इनको रख सकते हैं। अब देखिए हमने दूसरे बिंदु पे लिया था कि उसके गैर शैक्षणिक कुछ कार्य होते हैं। तो गैर शैक्षणिक जो कार्य होते हैं वो शिक्षक को ही आजकल करने पड़ते हैं, और वो गैर शैक्षणिक कार्य जो है वो किस तरह से हो सकते हैं, गैर शैक्षणिक कार्य। गैर शैक्षणिक कार्य का मतलब एक टीचर विद्यालय में जब होता है तो उसके पास में केवल पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं होती है, पढ़ाने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कार्य है, जैसे उपस्थिति पंजिका है उसका संधारण है, उसके साथ में किसी लॉग बुक को मेंटेन करना है, बहुत सारे आवक जावक पत्र होते हैं, वो ही एक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासनिक कार्यों के तहत किसी एक शिक्षक को करना ही पड़ता है। और भारतीय परिस्थितियों में तो कई बार नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं होने के कारण भी एक शिक्षक को इन तमाम कार्यों को करने के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। और बहुत सारे आजकल तो प्लेटफॉर्म्स ऐसे हो गए ऑनलाइन जहां पर बहुत सारी सूचनाओं का संधारण किया जाता है, सूचनाओं को उस फॉर्मेट में मांगा जाता है, वो सारे कार्य भी शिक्षक को करना पड़ता है। बच्चों का कितने ड्रॉप आउट हुए, कितने एडमिशंस हुए, उनकी पूरी पूरे डेटा को मेंटेन करना, और इसके अलावा जैसे किसी बच्चे को टीसी दी जाती है उसके कार्य, कई तरह के कार्य, ये जो समस्त तरह के कार्य है इनको गैर शैक्षणिक कार्यों की श्रेणी में हम लोग लेते हैं। और गैर शैक्षणिक कार्य टीचर्स के एक लंबी लिस्ट है, इसको हम यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते कि यहाँ तक ही जाकर के गैर शैक्षणिक कार्य समाप्त हो जाते हैं। एक लंबी लिस्ट है जो हर विद्यालय में परिस्थितियां अलग होती है, विद्यालय में किस तरह का माहौल है, कितना बड़ा है, स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की फिलॉसफी कैसी है, वहाँ के प्रशासनिक तौर तरीके कैसे हैं, उससे कई तरह के कार्य। अब सोचिए जो मॉडर्न स्कूल है उसमें एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर अलग से होता है, एक मॉडर्न स्कूल होता है उसके अंदर एक टीचर ही एक काउंसलर की भूमिका में बैठता है, एक मॉडर्न स्कूल होता है उसके अंदर आजकल छोटी मोटी फर्स्ट एड, जो फर्स्ट एड बॉक्स और कुछ बेसिक इन्फर्मरी के रूप में जो सुविधाएं रखी जाती है उसकी देखरेख भी कई बार प्रॉपर नर्सिंग स्टाफ के अभाव में जो बेसिक चीजें होती है उसकी भी देखरेख टीचर कई बार कर लिया करता है। तो ऐसी जो जिम्मेदारियां होती है गैर शैक्षणिक कार्यों की वो भी शिक्षक के पास में होती है। और उसके बाद में हमने देखा था कि तीसरे स्तर पे प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य जो होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य किस तरह के हो सकते हैं। प्रशासनिक कार्य जो होते हैं
जिनमें एक प्रशासक के रूप में टीचर की क्या भूमिका होती है। प्रशासक के रूप में टीचर को कई जगह पर एक मैनेजर का रोल निभाना पड़ता है, टीचर को कई जगह पर एक लीडर का रोल निभाना पड़ता है, टीचर को कई बार एक जगह फैसिलिटेटर का रोल निभाना पड़ता है, और टीचर को कई बार ऐसे कुछ कार्य होते हैं जो सीधे प्रशासन से संबंधित है। जैसे एक टीचर कई बार किसी हेडमास्टर या प्राचार्य की उपस्थिति में सीधा टॉप प्रशासन का कार्य भी करता है, क्योंकि अनुपस्थिति में विद्यालयों में एक धारणा होती है कि नेक्स्ट जो होता है उसके पास में वो जिम्मेदारी होती है। तो नेक्स्ट में कभी कभी वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल का काम करना पड़ता है, और कभी कभी एक टीचर को वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल का काम भी करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों में टीचर के मल्टीपल रोल्स होते हैं। कई बार उसे अपने जो संबंधित ऑफिसेज होते हैं, जो राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, संभाग स्तर पे, उनसे कई प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान, वहां से जितनी भी सूचनाएं आती है या किसी कार्य को क्रियान्वित करने के आदेश आते हैं, तो उनको एक प्रशासनिक स्तर के व्यक्ति के रूप में उस काम को एग्जीक्यूट करना होता है। तो ये जो काम है एडमिनिस्ट्रेशन के, ये सिंक्रोनाइजेशन के काम, जो कि जितने भी जो ऑफिसेज, डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसेज हैं, उनसे डील करना। और इसके अलावा चूंकि एक वर्क एनवायरनमेंट के अंदर एक टीचर को लीडर की भूमिका भी निभानी पड़ती है। कई बार ऐसे जॉइंट टास्क मिलते हैं जिसमें सब कोलैबोरेटिवली मिलकर किसी टास्क को एग्जीक्यूट करे, तो वहां पर एक प्रशासक की भूमिका। सपोज एक विद्यालय है, एक विद्यालय के अंदर आप बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं या एनुअल फंक्शन कर रहे हैं, तो उसके बड़े आकार के होने के बाद में आपको बहुत सारे प्रशासनिक कार्य उसमें करने पड़ेंगे। उन प्रशासनिक कार्यों में समस्त प्रकार की एक्टिविटीज, उससे संबंधित रिसोर्सेज, उनका एग्जीक्यूशन, उनका प्रबंधन और तमाम तरह की जो चीजें जो उस कार्य को सफल संपादित करने के लिए जरूरत होती है, वो सारे काम एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं। इसके अलावा कई पॉलिसी मैटर्स जो आते हैं, उनके पत्र आते हैं, उनकी पत्रावली आती है। पॉलिसी मैटर से संबंधित कई प्रकार की वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, या आपको संबंधित ऑफिसेज में जाके उन कार्यों को करना पड़ता है। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य होते हैं। फिर देखिए, हमने इसी कैटेगरी में पीछे जाके फिर से देख लेते हैं हम कहाँ चल रहे हैं। हमने प्रशासनिक तक बात करी, उसके बाद में प्रोफेशनल टीचर के बहुत सारे व्यावसायिक कार्य भी होते हैं। तो हम चौथी कैटेगरी में देखते हैं कि उनके व्यावसायिक कार्य क्या क्या होते हैं। देखिए, टीचर्स के जो व्यावसायिक कार्य होते हैं, यानी उसके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी होते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए एक टीचर अगर किसी वर्कशॉप को अटेंड करता है या आयोजित करवाता है, किसी सेमिनार को आयोजित करता है, या कोई प्रेजेंटेशन देता है, या कोई स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम कहीं पर आयोजित होता है, क्योंकि कई बार एक टीचर अपने स्किल्स को साफ नहीं करता है। अब जैसे बहुत सारे आजकल एआई टूल्स आ गए, इन एआई टूल्स को अगर टीचर आज के संदर्भ में नहीं समझता है, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे टीचर वंचित रह रहा है। तो अपने खुद के स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए किसी वर्कशॉप को आयोजित करना जो किसी एक थीम पर बेस्ड हो, जिससे भविष्य में बच्चों को लाभ मिल सकता है, इस तरह के सेमिनार, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस। तो टीचर को इन सब चीजों के माध्यम से अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। और ये अपग्रेडेशन इसलिए जरूरी है कि एक टीचर अगर आज के संदर्भ में अपने आप को अपग्रेड नहीं करता है, तो फिर वो मिसफिट है। ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है कि आप एक पेड़ को काटने के बाद कुल्हाड़ी को फिर से धार देते हैं तो दूसरा पेड़ अच्छे से कटता है, नहीं तो वो धार कुंद होने के बाद में आप प्रभावी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते। तो शिक्षकों के लिए भी बात लागू होती है कि उनके व्यावसायिक उन्नयन के लिए कई प्रकार के छोटे छोटे अनुसंधान, यानी रिसर्चेज, है ना, छोटे लेवल की जो आप कह सकते हैं उनको कि एक्शन रिसर्चेज, क्रियात्मक अनुसंधान, या किसी फील्ड में बड़े अनुसंधान, ये सब करके आप
एक सार पर पहुंचते हैं कि आप इन सब चीजों को करके अब अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति के रूप में, बेहतर प्रशासक के रूप में, बेहतर टीचर के रूप में स्थापित करते हैं। लेकिन इन सब एक्टिविटीज के माध्यम से आप अपने आप को ऐसा स्थापित कर पाते हैं। पांचवा देखिए, अगर रोल्स की हम बात करें तो कम्युनिटी रोल्स भी होते हैं। कम्युनिटी रोल्स का मतलब आपके कुछ सामाजिक दायित्व भी होते हैं। एक टीचर कभी भी कम्युनिटी से अलग नहीं हो सकता। एक टीचर हमेशा कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है और कम्युनिटी के लिए ही दरअसल वो बच्चों को तैयार करता है। तो चूंकि कम्युनिटी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक टीचर हमेशा जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जो कि कम्युनिटी या सामाजिक दायित्व के रूप में भी होते हैं। जैसे कई बार शिक्षक ऐसे होते हैं कि हम सामाजिक जागरूकता के लिए, शिक्षक की जो अवधारणा है, विशेषकर भारतीय जो अवधारणा है कि शिक्षक बियॉन्ड द क्लासरूम्स भी शिक्षक ही है। केवल कक्षाओं में पढ़ाना शिक्षक का कार्य वहां तक ही सीमित नहीं रह जाता। अंततोगत्वा हम एक स्वस्थ समाज के लिए नागरिक तैयार कर रहे हैं, तो हमें समाज में भी जो मौजूदा कुछ बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। तो कई ऐसे एनजीओ है जो कि शिक्षा के लिए ही कार्य कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो उनके साथ जुट करके शिक्षक को काम करना, ये कम्युनिटी रोल्स में, सामाजिक दायित्व में इस तरह का काम आता है। इसके अलावा जैसे कई सामाजिक बुराइयां होती है जिनको अगर आप दूर नहीं करें, तो भले ही आप बच्चे को कितना भी शिक्षित कर रहे हो, लेकिन उस समाज में जाकर के वो खुद भी उन बुराइयों से ग्रसित होकर के एक स्वस्थ नागरिक होने का लाभ या योगदान वो बच्चा नहीं दे पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में कई प्रकार के जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं, ऐसे नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से संदेश देना। कई बार जो गांव की चौपालें होती हैं, उन चौपालों में जाकर के बैठना और विभिन्न प्रकार की जो बुराइयां हैं गांव में, जैसे मृत्यु भोज है, इस तरह की बुराइयां आज भी गांव में बहुत अधिक प्रचलित है। बाल विवाह के ऊपर इतने सख्त कानून बन जाने के बाद भी अभी भी आप कुछ अवसरों पे इनको देखते हैं। तो चौपालों में, गांवों में जाकर के इस जागरूकता की अलग को जगाना, लोगों को प्रेरणा देना, उनको एक इस तरह का संदेश देना, और गांव के जो प्रशासक होते हैं, सरपंच इत्यादि, उनके माध्यम से उनकी सख्ती से अनुपालना करवाना। तो गांव की चौपालों में जाकर के बैठना और गांव में भी वहां के वातावरण को, पर्यावरण को बेहतरीन कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए शिक्षक का एक योगदान हो सकता है। और बच्चों को साथ ले जाकर के कई इस प्रकार के काम होते हैं जब बच्चे सामाजिक रूप से साथ मिलकर के, पूरे गांव में वृक्षारोपण किया जा सकता है, पूरे गांव में सफाई अभियान चलाया जा सकता है, पूरे गांव में जहां जहां भी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है उसको ठीक करने के लिए सरपंच के साथ में जुट करके उन चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है। गांव में अगर कोई कुप्रथा भी है तो कोई ऐसा एक कार्यक्रम स्कूल के कोलैबोरेशन में आयोजित किया जा सकता है जहां पर उस पे जागरूकता लाने के लिए कोई स्पेशल वक्ता को बुलाया जा सकता है। टीचर खुद भी अपनी भूमिका उस कार्य में निभा सकते हैं। और गांव में अगर जैसे मान लीजिए कई बार बच्चे एडमिशन तो ले लेते, लेकिन महिला जो विद्यार्थी होती है या जो गर्ल्स स्टूडेंट्स होती है, उनमें एक समस्या होती है कि एक समय के बाद में ड्रॉप आउट हो जाती है। अब ड्रॉप आउट के कई कारण होते हैं कि गांव में वहाँ सुविधाएं प्रॉपर नहीं है, स्कूल के अंदर बच्चियों को दूर तक जाना पड़ता है, उसमें वो असुरक्षा की भावना महसूस करती है। तो सामाजिक दायित्व निभाते हुए शिक्षक इस बात को भी ठीक कर सकता है कि वहाँ स्वस्थ माहौल हो, आने जाने की उस सुविधा को जुटाने के लिए क्या कोई सामाजिक सहयोग लिया जा सकता है। सामाजिक सहयोग कई बार भामाशाह के रूप में आ गया कि कई लोग संसाधनों में, रिसोर्सेज में सामाजिक सहयोग दे देते हैं। तो कम्युनिटी से जुड़ाव जरूरी है, क्योंकि अंततोगत्वा एक बच्चा जब अपने व्यक्तित्व को विकसित करता है तो उसके ऊपर कई कारक काम करते हैं। शैक्षणिक संस्थाएं अपना काम करती है, एक परिवार में जो माहौल है वो अपना काम करता है, और समाज में जो माहौल है वो अपना काम करता है। समाज का दृष्टिकोण जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक
माहौल को भी स्वस्थ नहीं बनाया जा सकता। तो इस प्रकार से टीचर की जब हम भूमिका की बात करते हैं, उसके रोल्स एंड फंक्शंस की बात करते हैं, तो इन 5 कैटेगरी में उसके रोल्स पूरे तरीके से डिफाइंड होते हैं, जिनका हमने केवल सतही अध्ययन किया। और विस्तार से इनमें जाएं तो बहुत सारे उनके रोल इन्हीं कैटेगरीज में गहराई में जाएं तो बहुत सारे होते हैं। तो आज के इस लेसन को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।